वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। क्या देखेंगे? इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे, प्लस क्या देखेंगे? थ्योरी देखेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखेंगे। इनको अगर आपने तैयार कर लिया तो आपके एग्जाम में 3-3 नंबर वाले 30 अंक के प्रश्न आते हैं। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 अंक का होगा और कुल टोटल प्रश्न कितने हो जाएंगे? 30 अंक के हो जाएंगे। ध्यान रखना, इनको तैयार कर लेना। 30 नंबर बहुत होते हैं। ठीक है, जितने हम करा रहे हैं इसी में से आपके 100% फंसेंगे क्वेश्चन। आपको सिर्फ तैयार करते रहना है। देखिए, सबसे पहले देखिए हम न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल हम आपके पास ये आएगा, 2-3 बार आ चुका है न्यूमेरिकल इस टाइप से यहाँ पर। ठीक है, इसी मेथड पर समझ लीजिए 2019 में आया था, 2020 में इसी मेथड पर आया था, 2015 में इसी मेथड पर आया था। ठीक है, क्वेश्चन इसी मेथड पर, और 2018 में भी आया था। समझ लीजिए यही क्वेश्चन होते हैं इसी फार्मूले पर सिर्फ। ठीक है, आपको सिर्फ फार्मूला ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट भाई वैल्यू बस पुट करनी होती है। एक चीज़ गायब कर देगा, कोई चीज़ गायब कर दे। ठीक है, क्वेश्चन वही होते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ताबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व कितना दिया? 8.5 × 10⁻28 मीटर क्यूब है, प्रति मीटर क्यूब है यहाँ पर। ठीक है, 0.2 मीटर लंबाई, 1 मिलीमीटर स्क्वायर पर क्षेत्रफल के ताबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी करंट हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। जबकि 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, जबकि क्या जुड़ी है? 4 वोल्ट की क्या जुड़ी है? बैटरी जुड़ी है। तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता इतनी दी। बहुत सिंपल सवाल है, कुछ है नहीं। 3 नंबर का पूछा जाएगा, 2-3 बार आ चुका है। देखिए सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हमें चूंकि यहाँ पर दिया है, क्या दिया है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर दिया है ताबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व। संख्या घनत्व किसे कहते हैं? यन। यानी कि हमें स्मॉल एन का मान दे दिया यहाँ पर। स्मॉल एन बराबर कितना दिया? 8.5 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। चाहे मीटर की पावर, चाहे प्रति लिख लीजिए, चाहे मीटर की पावर माइनस की 3 लिख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर देखिए 0.2 मीटर लंबाई। क्या लिखा हुआ? 0.2 मीटर लंबाई, यानी कि लेंथ दे दी यहाँ पर। लंबाई कितनी दे दी यहाँ पर? लंबाई एल बराबर दे दी है 0.2 मीटर। ठीक है, 0.2 मीटर लंबाई तथा 1 मिलीमीटर। देखिए 1 मिलीमीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल। परिच्छेद मीटर स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल दे दिया। एरिया कितना दिया? यानी कि ए का मान हमें कितना दे दिया यहाँ पर? कितना दिया? 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। कितना? 1 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको किस में हम कन्वर्ट कर देंगे? देखिए यहाँ पर भी मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है। इसको अगर मिलीमीटर में रखना कोई सही है? नहीं सही है। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? मीटर में। तो 10 की पावर माइनस के 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। बराबर, स्क्वायर इस पर लगा हुआ है, मीटर इसमें मीटर हो जाएगा। बट इस पर स्क्वायर लगा हुआ तो आपको स्क्वायर भी लगाना होगा। ध्यान रखना, क्या लगाना होगा? स्क्वायर भी लगाना होगा यहाँ पर। ठीक है, एक गलती मत करना। अगर इस पर स्क्वायर दिया है, अगर बदल रहे हैं यहाँ पर, अगर मिलीमीटर ओनली मिलीमीटर होता, ठीक है, तो इसको सब स्क्वायर हम नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगाओ तो इस पर भी स्क्वायर लगाओ तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा इस पर भी। ठीक है, अब देखिए 10 की पावर माइनस का 3, चूंकि हम जानते हैं क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? स्क्वायर में होता है, वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी पावर, जब पावर है पावर लगी होती है, क्या होती है? पावर की मल्टीप्लाई होती है। 10 की पावर क्या हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक गड़बड़ी मत करना मात्रा बदलने में। ठीक है, नहीं इसी में सब आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है, परिच्छेद क्षेत्रफल के ताबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हमें मान फाइंड करना है। ठीक है, जबकि 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, यानी कि बी का मान दे दिया यहाँ पर। बी का मान दे दिया 4 वोल्ट यहाँ पर। 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। ठीक है, तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता क्या होती है? म्यू बराबर लिखते हैं यहाँ पर। क्या लिखते हैं? 4.5 × 10⁻6। ठीक है, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। ठीक है, इतना मान हमें दे दिया है। सिर्फ इतना जो दिया है उसको हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर से कुछ नहीं है, बस फार्मूला लगाइए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए आपने पढ़ा हुआ रिलेशन हमने कराया था, यानी कि धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है? आई बराबर क्या होता है? A/NE/BD। पूछा भी जाता अलग से, ध्यान रखना, A/NE/BD। ठीक है, ये फार्मूला होता है, जहाँ क्या ए क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। एन तो जानते हैं आप। ठीक है, ई क्या होती है हमारे पास? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है। बीडी क्या होता है? बीडी क्या होता है? अनुगमन वेग होता है। यहाँ पर क्या होता है? अनुगमन वेग होता है। ठीक है, देखिए A/NE/BD फार्मूला बहुत कम का होता है, ध्यान रखना है यहाँ पर। इसको डाल दीजिए समीकरण 1। हमें निकालना यहाँ पर है क्या निकालना है हमें यहाँ पर हमें निकालना है धारा। लेकिन बट यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है यहाँ पर? देखिए हमें यहाँ पर बीडी का मान नहीं दिया है, तो बीडी का मान हम निकाल लेंगे तो तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। बीडी मतलब अनुगमन वेग। अनुगमन वेग किस टाइप से निकालेंगे बताइए यहाँ पर? अनुगमन वेग किस टाइप से निकालेंगे? ठीक है, इसके लिए आप जानते हैं, क्या जानते हैं? गतिशीलता का फार्मूला। गतिशीलता का फार्मूला क्या होता है? म्यू बराबर क्या होता है? अनुगमन वेग डिवाइडेड बाई क्या होता है? ई होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है? ई होता है। यही तो फार्मूला होता है हमारे पास, यही होता है यहाँ पर, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं, इसका अनुपात रेशियो। अब हमें बीडी का मान निकालना है, तो इसके मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, बीडी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? म्यू इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, म्यू इंटू ई हो गया यहाँ पर, हो गया म्यू इंटू ई हो गया। अब देखिए
बी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दीजिए बी डी का, या समीकरण 1, ये समीकरण 1 बी डी का मान, बी डी का मान समीकरण 1 में, सब फार्मूला लिखवा चुके हैं, ध्यान रखना, वीडियो बनाई थी हमने। समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो यहाँ पर कहाँ पर रख देंगे, आई बराबर ए एन ई बी डी यहाँ पर म्यू इंटू ई, लेकिन यहाँ पर हमें म्यू पता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या पता है, कहाँ गया, यहाँ पर म्यू पता है, लेकिन बट हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं मालूम है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें हटानी है, कुछ नहीं करना, हटा दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। देखिए आई बराबर ई बराबर क्या होगा, ई बराबर आपने पढ़ा होगा ए एन ई म्यू इंटू ई बराबर क्या होता है, बी अपन डी, ई बराबर क्या होता है, बी अपन डी होता है, बी अपन डी, डी मतलब लेंथ या लंबाई, ये ले लीजिए, बात है कि यहाँ पर ये फार्मूला होता है, ई बराबर आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। होता है कि नहीं, फार्मूला होता है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान देखिए कितना दिया यहाँ पर, ए का मान देखिए कितना दिया, 10 की पावर माइनस के 6 दिया है, 10 की पावर माइनस के 6 पुट कर दीजिए, 10 की पावर माइनस के 6, 10 की पावर माइनस का 6 पुट कर दिया यहाँ पर, मल्टीप्लाई स्मॉल एन का मान कितना दिया, 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 28, ठीक है, 10 की पावर 28, 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 28, ठीक है, गुणा ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश जरा बताना कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19, ए इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, हमारे पास आवेश होता है, ठीक है। अब म्यू का मान गतिशीलता कितनी दी गई यहाँ पर, 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, कितनी दी गई, 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस का 6, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बी का मान देखिए कितना दिया, यहाँ पर 4 दिया, यहाँ पर ये 4 दिया यहाँ पर, ठीक है, 4 यहाँ पर, ये सिर्फ फार्मूले यहाँ पर यूज हुए हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाई यल का मान जरा देखिए कितना है, ये लेंथ कितनी है हमारे पास, 0.2 है, क्या है 0.2 पुट कर दीजिए यहाँ पर, क्या पुट कर देंगे, 0.2 पुट कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया। अब देखिए क्या करना है, देखिए इसको आपको सिर्फ काटना है यहाँ पर, ठीक है, गुणा करनी है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसको कैलकुलेशन आप कर लेना। देखिए पॉइंट से पॉइंट चाहे उड़ा दीजिए, कौन सा उड़ा दे यहाँ पर, देखिए पॉइंट 1 के बाद यहाँ पर है और 1 के बाद यहाँ पर है कि नहीं, पॉइंट 1 के बाद है। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, यहाँ पर काट दिया, 2 से इसको उड़ा दिए, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा 2 अट्ठे 16। अब आई बराबर देखिए सब वैल्यू देख लिया, चेक कर लेना, सब वैल्यू सही है हमारे पास, क्या है, सभी वैल्यू क्या है हमारे पास, सही है। 10 की पावर देखिए ए का मान फुट गया था, 10 की पावर माइनस के, सब सही है, राइट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 10 की पावर माइनस के 6 यहाँ पर है कि नहीं, 10 की पावर माइनस के 6, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 सही है, और हमारे पास 10 की पावर 6 कहाँ पर, यहाँ पर है, 10 की पावर माइनस के 6, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10 की पावर माइनस के 6, 10 की पावर माइनस के 6, 10 की पावर माइनस के 12, 19 क्या हो जाएगा यहाँ पर, या इसकी कैलकुलेशन कर लेना है यहाँ पर इतना टाइम नहीं है बहुत क्वेश्चन सोल्व करने, कैलकुलेशन तो कर सकते हैं यहाँ पर, इसको जोड़ना 10 की पावर माइनस के 6, 10 की पावर माइनस के 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6 6 12 हो जाएगा, और 19 जोड़ लेना उसमें, ठीक है, 8.5 और 8, ये एक बार लिख देते हैं, रुक जाइए, आप कैलकुलेशन कर लें, 10 की पावर माइनस के 6, 10 की पावर माइनस का 6 और मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 6, ठीक है, लिख लिया यहाँ पर, और 10 की पावर माइनस के 19 पावर वाले एक साइड हमने लिख लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। फिर क्या बचा हमारे पास, 8.5 बचा, मल्टीप्लाई बचा 10 की पावर और 10 की पावर प्लस का 28 बचा यहाँ पर, 10 की पावर 28 बचा यहाँ पर, ठीक है। और क्या बचा हमारे पास, 8 बचा, ये 8 लिख लिया हमने, 4.5 बचा यहाँ पर, और क्या बचा हमारे पास, 4 बचा यहाँ पर, इतना ही तो बचा यहाँ पर, इतना बचा यहाँ पर। देखिए 10 ये इसको लिख लिया, ये लिख लिया हमने, ठीक है, 8 पॉइंट, और इसको भी लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, इसे वो लिख लिया, 8.5 लिख लिया यहाँ पर, और क्या लिख लिया, 8 लिख लिया, 4.5 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, 4.5 लिख लिया, 8 वाला लिख लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी कैलकुलेशन करना, आपका आई का मान आ जाएगा, किस में आ जाएगा यहाँ पर, करंट एम्पियर में आ जाएगी धारा आपकी, ठीक है, एम्पियर में क्या आ जाएगी आपकी, धारा आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, सिर्फ गुणा भाग करनी, भाग भी नहीं करना, यहाँ पर 8.5 की मल्टीप्लाई करनी है, 4.5 गुणा 8 की मल्टीप्लाई कर देना, 4 की मल्टीप्लाई कर देना, बस। अब यहाँ पर पावर जोड़ देना, उसमें से घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सोल्व हो गया यहाँ पर, कोई कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या दिया यहाँ पर, एक्स दिशा में, यहाँ पर, ठीक है, एक दिशा में गतिशील विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र ई बराबर, विद्युत क्षेत्र का समीकरण में इतना दिया गया यहाँ पर, से प्रदर्शित है यहाँ पर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के बाई दिशा में 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड की चाल से गति करने पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अधिकतम बल, अधिकतम विद्युत बल एवं अधिकतम चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए। 2020 में क्वेश्चन आया था, वेरी सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। 3 नंबर का आया हुआ, देखिए इक्वेशन दी गई हमें यहाँ पर, इक्वेशन दी गई, इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ई बाई बराबर हमें दिया यहाँ पर, क्या दिया, 300 वोल्ट बटे मीटर यहाँ पर, ठीक है, वोल्ट बटे मीटर साइन ओमेगा टी माइनस का x/c, ये दिया गया यहाँ पर,
कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसकी तुलना कर दिए, ई बराबर ई नोट साइन उमे इसकी तुलना कर दिए, ई बाई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस का एक सपान सी क्या कर देंगे यहाँ पर, एक सपान सी से तुलना करने पर ई वाई बराबर ई नोट लिखिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ई नोट का मान क्या हो जाएगा तुलना करने पर, ई नोट का मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा हो जस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा 300 वोल्ट प्रति मीटर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ओमेगा यहाँ पर लिखा हुआ, बस यही मान है और कुछ है नहीं। अब देखिए बेग क्या दे दिया यहाँ पर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाई दिशा में इतने मीटर की चाल से गति करने पर, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड क्या होता है बेग दे दिया यहाँ पर। बेग कितना दे दिया यहाँ पर, बी बराबर दे दिया यहाँ पर 2 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करने पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अधिकतम विद्युत बल एवं अधिकतम चुंबकीय बल का मान याद कीजिए, ठीक है। यानी विद्युत बल इलेक्ट्रिक ज्ञात करना है, यानी कि इलेक्ट्रिक ज्ञात करना है, और यहाँ पर क्या करना है चुंबकीय, अधिकतम चुंबकीय बल ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। लिखिए यहाँ पर, तो लिखेंगे क्या अधिकतम विद्युत, यानी कि क्या अधिकतम विद्युत बल, यानी कि EFE विद्युत बल किसे लिखते हैं यहाँ पे, EFE से लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक जिसे बोलते हैं EFE। तो क्या हो जाएगा इसके लिए बराबर क्या होता है EQ, मतलब EFE बराबर क्या हो जाएगा E नोट इंटू E होता है यहाँ पर, ठीक है। EF बराबर क्या होता है, EFE बराबर क्या होता है E नोट इंटू E, ठीक है। वैसे आपने ये बराबर पढ़ा होगा, ये वाला क्यू ही पढ़ा होगा फॉर्मूला यहाँ पर, लेकिन बात तो वही है, क्यू की जगह पर इस्माइली ले, ये भी इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इसकी जगह पर इलेक्ट्रॉन चूंकि दिया है यहाँ पर, बोला गया इलेक्ट्रॉन, तो इस्माइली इलेक्ट्रॉन का आवेश ले लिया यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूला तो वही है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, तो EFE बराबर ई नोट का मान कितना निकाला हमने, ये निकाला 300 और मल्टीप्लाई ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश जरा बताना कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁰ 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
6 गुणा 10 की पावर माइनस क्या 19, इसकी मल्टीप्लाई कर दी। देखिए 16 3 48 होता है, 48 होता है कि नहीं होता है। पॉइंट कितने के बाद है यहाँ पर, देखिए 16 3 48 है, पॉइंट यहाँ पर लगा दीजिए, 2 जीरो अलग कर दीजिए, 10 की पावर 2, 16 और 3 की मल्टीप्लाई कर दी, 10 की पावर 2 लिख लिया, 10 की पावर माइनस का 19 लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया बराबर एफ ई बराबर देखिए 4.8 गुणा 19 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 17, 10 की पावर क्या बचेगा माइनस का 17। बल है, बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फिर निकालना है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल ये बराबर पढ़ा होगा आपने क्यू बी वी ये चुंबकीय बल आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वैसे आपने चुंबकीय बल पढ़ा होगा। देखिए ये बराबर क्या होता है यहाँ पर क्यू बी ये फार्मूला होता है यहाँ पर, यही होता है आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर चुंबकीय बल देखिए किस टाइप से लिखेंगे, यहाँ पर चुंबकीय बल एफ बी से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर चुंबकीय बल। ठीक है, यहाँ पर क्यू की यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई ले लेंगे, यहाँ पर बी क्या है जूं का त्यों लिखेंगे यहाँ पर बी, और बी नोट का मान कहाँ से लेंगे बताना जरा, इसके यहाँ पर बी नोट ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या ले लेंगे बी नोट ले लेंगे यहाँ पर इसकी यहाँ पर। ठीक है, बी नोट का मान कहाँ से लाएंगे, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पर एफ बी, इसकी यहाँ पर बी नोट का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, देखिए आपने पढ़ा होगा बी नोट का फार्मूला, बी नोट बराबर होता है हमारे पास, ये जानते हैं फार्मूला। देखिए ई इंटू बी बेग इंटू बी नोट का फार्मूला क्या होता है ई नोट अपन क्या होता है सी होता है, फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए एफ बी वी। ठीक है, अब देखिए ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 मल्टीप्लाई बेग कितना दिया है 2 गुणा 10 की पावर 7, 2 गुणा 10 की पावर 7। ठीक है, 2 गुणा 10 की पावर 7 गुणा ई नोट का मान कितना दिया है अब काम आया है 300, कितना दिया है 300 दिया है यहाँ पर। ठीक है, और देखिए प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 गुणा 10 की पावर 8, यही होती है 3 गुणा 10 की पावर 8, यही होती है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसको काट दीजिए, इसको 3 यानी कि 100 आ जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए कितना बचा, देखिए 16 दूनी 32 एफ बी 16 दूनी 32 हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखिए 10 की पावर यहाँ पर देखिए 10 यहाँ पर 100 का मतलब क्या होता है 10 की पावर 2, 10 की पावर ये लिख लीजिए 10 की पावर 7 गुणा 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 लिखा, इसको ऊपर भेज दिए, 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, हो गया। और 10 की पावर माइनस का 19 एच लिखा हुआ है, जूं का तीव्र रहने दीजिए इसको। अब देखिए एफ बी वी बराबर देखिए 3.2 हमने जूं का तीव्र लिखा, देखिए 7 और 9 कितना, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 19 और 18 ज़रा 19 और 8 कितना बताना, कितना होता है 19 और 8 कितना होता है 27 होता है 27। अब देखिए 27 में से इसको हटाइए, इसको 27 में से देखिए घटाइए
27 में 10 की पावर -27 है, यहाँ पर 10 की पावर 9 है। 27 से 9 घटाए यहाँ पर कितना बचेगा 18, 18 ही बचेगा। 10 की 3.2 गुणा 10 की पावर -18, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है न्यूटन। न्यूटन ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। बहुत ही सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए, ठीक है। कब ज्ञात करना है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या कीजिए, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए यहाँ पर, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल होता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अगर क्लास 9th में आपने थोड़ी बहुत वो पढ़ी हुई मैथ तो काम हो जाएगा यहाँ पर। देखिए हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया है, किसी प्रिज्म, तो यहाँ पर क्या बना दिया हमने, एक प्रिज्म बना दिया, यहाँ पर बना दिया प्रिज्म यहाँ पर। देखिए जो बोल रहे हैं चाहे माना आप लिख लेना चाहें। देखिए हमारे पास क्या है, ABC क्या है, एक प्रिज्म है यहाँ पर, ठीक है। प्रिज्म इसका अपवर्तक कोण हम मान लिया हमने क्या है, A है। अपवर्तक कोण क्या है, A है, ठीक है। एक हमारे पास देखिए एक किरण हमारे पास है, किरण PQ, एक किरण PQ है यहाँ पर, ठीक है। एक प्रकाश किरण बोल सकते हैं, एक प्रकाश किरण PQ, ठीक है। PQ देखिए AB पर तिरछा आपतित होती है, ठीक है। AB पर क्या होती है हमारे पास, AB पर क्या होती है, तिरछा आपतित होती है, ठीक है। क्या लिख देंगे यहाँ पर, PQ प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर, या अपवर्तक पृष्ठ पर लिख सकते हैं यहाँ पर। अपवर्तक पृष्ठ AB क्या अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ AB पर क्या होती है, तिरछा आपतित होती है, ठीक है। और देखिए अभिलंब हमारे पास का खड़ा हुआ, जो अभिलंब जो खड़ा हुआ मतलब 90 डिग्री कोण बनाए, ये क्या हमारे पास अभिलंब है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा होगा, ठीक है। अभिलंब हमारे पास क्या है, NQE, ठीक है। यानी कि और क्या हो जाती है हमारे पास, झुक जाती है। ये देखिए यहाँ पर पड़ती है अभिलंब, यानी कि परावर्तक पृष्ठ पर हमारे पास क्या होती है, यानी कि एक किरण पर, यानी कि किरण यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर किरण जाती है यहाँ पर, ठीक है। अपवर्तक पृष्ठ AB पर क्या होती है, आपतित होती है। तो अभिलंब यानी कि अभिलंब क्या है हमारे पास, अभिलंब क्या NQE की और क्या हो जाती है, तिरछा झुक जाती है, झुकती है, या झुकती बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। झुकती हुई या झुकती हुई, ठीक है, या बोल सकते हैं झुकती हुई QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है, ठीक है। QR दिशा में क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, ठीक है। पृष्ठ AB पर क्या है हमारे पास, पृष्ठ AB पर आपतन कोण हमारे पास क्या है, I1 है, ठीक है। आपतन कोण क्या है, I1, अपवर्तन कोण क्या है हमारे पास, R1 है यहाँ पर। एक क्या है, अपवर्तन कोण क्या है, R1 है, ठीक है। इसी पर यही लिख सकते हैं यहाँ पर, यही माना बोल रहे हैं आप, लिख लेना यहाँ पर, कोई है नहीं कुछ इसमें, ठीक है। और देखिए हमारे पास क्या है, एक अपवर्तित किरण क्या हमारे पास है, QR है, QR अपवर्तित किरण है यहाँ पर, QR पृष्ठ AC के, देखिए पृष्ठ AC यहाँ पर, पृष्ठ AC पर अभिलंब हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, RE से दूर हटती है, यानी कि RE से क्या होती है, दूर हट जाती है, ठीक है। कौन सी किरण हटती है हमारे पास, पृष्ठ अपवर्तित किरण QR पृष्ठ AC पर, QR कौन सा हमारे पास, QR AC पर अभिलंब RE से दूर हट जाती है। इससे क्या हो जाती है हमारे पास, दूर हट जाती है यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। दूर हटती हुई या दूर हट जाती है, दूर हटती हुई कहाँ चली जाती है, RS दिशा में बाहर वायु में चली जाती है, ठीक है। यही के लिख देंगे यहाँ पर। आपतन कोण इसके लिए क्या हो जाता है हमारे पास, आपतन कोण क्या हो जाता है यहाँ पर, इसके लिए R2 हो जाता है। और यहाँ पर अपवर्तन कोण या निर्गमन कोण बोल सकते हैं, निर्गमन कोण हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पर, क्या हो जाता है, अपवर्तन कोण क्या R2, और निर्गमन कोण या बाहर बना निर्गमन कोण क्या हो जाएगा यहाँ पर, I2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। बस इतना अगर माना लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चल लिख लेना, हमने 2 लाइन लिख दी यहाँ पर। देखिए माना ABC एक प्रिज्म है, क्या है, प्रिज्म है बोल सकते हैं, मुख्य परिच्छेद है यहाँ पर। माना ABC एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, कोण A प्रिज्म का अपवर्तक कोण है, कोण A क्या प्रिज्म का अपवर्तक कोण है। माना प्रकाश की एक किरण PQ प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर क्या होती है, आपतित होती है यहाँ पर, ठीक है। क्या होती है, AB पर क्या होती है, आपतित होती है यहाँ पर। इतना अगर आप लिख लेंगे तो हो जाएगा, हम 2-4 लाइन यहाँ पर, ठीक है। क्या होती है, AB पर क्या होती है, आपतित होती है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज देखिए ले लीजिए, यहाँ पर त्रिभुज देखिए A वाला ले लीजिए त्रिभुज। देखिए त्रिभुज A दिख रहा है यहाँ पर, इतना भूल जाइए, देखिए इतना, इन सबको आप भूल जाइए, इन सबको आप भूल गए यहाँ पर, भूल गए, देखिए भूल गए इन सबको। ये त्रिभुज दिख रहा है हमारे पास, ए वाला दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पर, यही त्रिभुज ले लेंगे यहाँ पर। कौन सा त्रिभुज ले लेंगे यहाँ पर हम, देखिए त्रिभुज इसका नाम क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, यहाँ से शुरू करिए, QDR में आपने बहिष्कोण प्रमेय पढ़ी होगी, यानी किसे पढ़ी होगी, क्लास 9th में पढ़ी होगी, बहिष्कोण प्रमेय मैथ में होती है। देखिए यहाँ पर इस टाइप से मेरे त्रिभुज हमारे पास है, यहाँ पर है त्रिभुज। बहिष्कोण मतलब क्या होता है, इसके बाहर वाला कोण है, बाहर वाला कोण इधर हो सकता है, ऊपर हो सकता है, बाहर वाला कोण यहाँ पर क्या होता है, बहिष्कोण। मान लीजिए एंगल हमारे पास x है, ये y है। अपने बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है, अपने पड़ोसी को छोड़ देता है, शेष 2 कोणों के योग के बराबर होता है। मान लीजिए डेल्टा है, शेष 2 कोणों के जोड़ के बराबर होता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए जोड़ के बराबर, अपने पड़ोसी को इसको छोड़ देगा, शेष 2 कोणों के योग के बराबर हो जाएगा, यही क्या होती है, बहिष्कोण प्रमेय होती है। बस हो गया काम, ठीक है।
काम हो गया। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज डेल्टा क्या है हमारे पास, डेल्टा इसके लिए क्या है, देखिए त्रिभुज है यहाँ पर इतना, ये क्या है बाहर लिखा हुआ है नहीं, इसीलिए बहिष्कोण कहते हैं। तो क्या इन दोनों के योग के क्या होते हैं, सम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो I1 माइनस के R1 प्लस का क्या हो जाएगा, ये एंगल हमने क्या मान लिया I2 माइनस के R2, ये क्या है I1 माइनस क्या, देखिए ये यहाँ पर R1 है और क्या है ये R1 है, ठीक है, ये क्या हमारे पास I1 है यहाँ पर, ठीक है I1 है यहाँ पर, है कि नहीं है। देखिए अब इतना कितना बचेगा एंगल हमारे पास, इतना इतना कितना बचेगा यहाँ पर, बड़े में से पूरा बड़ा होगा यहाँ पर, पूरा बड़ा होगा यहाँ पर, ये पूरा बड़ा है, इतना इसने आधा, इतना इसने काट लिया। देखिए एक आपने वो पढ़े यानी क्या होता है शीर्षा बिंदु कोण, शीर्षा बिंदु कोण पढ़े होंगे। देखिए पूरा एंगल आएगा, मान लीजिए पूरा कितना आएगा हमारे पास I1 आएगा, इतना इसने काट लिया, इतना कितना कितना बचेगा, यानी कि बड़े में से घटा देते हैं I1 में से हम क्या घटा दें R1 घटा देंगे, इसी टाइप से इसको घटा देंगे यहाँ पर पूरा का R2, इसको R2 इसने काट लिया, तो क्या बचेगा I2 माइनस के R2, बड़े में से छोटे को उठाते हैं हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो यहाँ पर डेल्टा क्या है हमारे पास, बहिष्कोण है यहाँ पर, क्या है डेल्टा क्या है हमारे पास, बहिष्कोण है यहाँ पर, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। अब देखिए बहिष्कोण में क्या हो जाएगा I1 माइनस के R1 प्लस I2 माइनस के R2, I2 माइनस R2, तो डेल्टा के बराबर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा I1 माइनस का R1, ठीक है, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। फिर क्या है हमारे पास I2 माइनस के R2, I2 माइनस का R2 हो गया यहाँ पर, I2 माइनस का R2, राइट। अब देखिए डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर I1 लिख लिया हमने, अभी R1 है यहाँ पर, R1 ठीक है, जहाँ इसको सही है यहाँ पर वैसे खोल दीजिए एक बार, R1 प्लस का I2 माइनस का R2, ठीक है, ये वाला पिन लेते हैं यहाँ पर I1 R2, ठीक है। अब देखिए अब बोलिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर I1 प्लस का है और यहाँ पर क्या I2 प्लस का है, यहाँ पर है कि नहीं प्लस का है, समझते रहे ना यहाँ पर। तो डेल्टा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर I1 और प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए I1 प्लस का है यहाँ पर, सही है। और यहाँ पर चाहे प्लस वालों को एक साथ ले लीजिए, I1 या I1 I2 एक साथ ले लीजिए चाहे, ठीक है, I1 और यहाँ पर I2 प्लस का एक साथ ले लीजिए, यहाँ पर ले लिया यहाँ पर I2 ले लिया। अब देखिए माइनस का यहाँ पर कॉमन है, माइनस का यहाँ पर कॉमन है, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पर, ले लिया माइनस कॉमन ले लिया, क्या बचेगा R1 प्लस R2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसको चाहे डाल दीजिए समीकरण 1, क्या डाल दीजिए इसको, समीकरण 1 काम आएगी, बाद में देखेंगे इसको काम क्या आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इतना दिख रहा होगा चतुर्भुज दिख रहा है यहाँ पर, क्या दिख रहा है, चतुर्भुज दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसकी इनकी चतुर्भुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो चतुर्भुज देखिए 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज में, क्या होती है 4 भुजाएं, 1 2 3 4, यहाँ पर कोई चतुर्भुज हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, आप देख लेना यहाँ पर, ठीक है। देखिए चतुर्भुज है हमारे पास, हम जानते हैं चतुर्भुज के वैसे चतुर्भुज के चारों कोणों का सम कितना होता है 360 होता है, लेकिन हम जानते हैं और आमने सामने के एंगलों का योग कितना होता है 360 होता है, नहीं सॉरी 180 होता है, ठीक है। चारों कोणों का योग 360 होता है, लेकिन दो कोणों का एंगल का आमने सामने क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस एंगल का ये सम प्लस इस एंगल का सम, ठीक है। लेकिन ए वाला एंगल ले लीजिए यहाँ पर, ए वाला देखिए, ए वाला ले लीजिए यहाँ पर, यहाँ से एक त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पर चतुर्भुज, ए वाला ले लीजिए यहाँ पर, चूंकि एक ही हमें जरूरत होगी ना, तो ये वाला लिए, यानी कि एंगल यही ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। एंगल यहाँ पर हो जाएगा, एंगल देखिए ए एंगल हो जाएगा प्लस ए एंगल, आमने सामने के यहाँ पर एक चतुर्भुज में ना इतना बोल जाइए, देखिए चतुर्भुज दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है चतुर्भुज सामने दिख रहा है, ठीक है। तो चूंकि चतुर्भुज हमारे पास कौन सा, इसका नाम चाहे दे दीजिए यहाँ पर, नाम क्या होगा AQER, चतुर्भुज हमारे पास क्या है AQER में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है देखिए, में जहाँ देखिए क्यों, वैसे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं चतुर्भुज के आमने सामने कोण क्या होता है 180 होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है खुद छोड़िए, 180 नहीं है। देखिए एक क्या है हमारे पास एंगल, क्या क्यों, देखिए ये लंबवत होगा, जो खड़ी हुई है लंबवत, पूरा कोण 90 डिग्री, देखिए कोई रेखा इस टाइप से लंबवत डाल लेते हैं, ठीक, क्या होता है 90 डिग्री यहाँ पर कोण बनता है। देखिए ये लंबवत यहाँ पर आर एंगल लंब डाला हमने, ठीक है। अभिलंब खींचते हैं यहाँ पर नॉर्मल, अभिलंब मतलब कि बोला सर अभिलंब क्या एन क्यू एन, ये देखिए एन क्यू, ये अभिलंब है, और क्या है हमारे पास अभिलंब, और क्या है हमारे पास अभिलंब, इसका नाम है एम आर ई है। तब ये इस अभिलंब मतलब यहाँ पर 90 डिग्री पूरा कोण बन जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। तो इन दोनों इनका सम क्या होगा, पूरा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। यहाँ पर सम क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, 90 प्लस 90, इसके इस एंगल का 90 प्लस इस एंगल 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस ई बराबर 180 डिग्री। नहीं समझ में आ रहा छोड़िए, ठीक है। ए प्लस ई क्या हो जाएगा, चूंकि हम जानते हैं क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, चतुर्भुज के आमने सामने कोण क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए प्लस 180, ठीक है, 180 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर 180 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर मान सकते हैं यहाँ पर देखिए समान भुजाएं मान लीजिए समांतर चतुर्भुज होगा कोई, तो इसके एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंगल 90 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको डाल दीजिए, चाहे आप क्या डाल दें इसको, चाहे समीकरण 2 डाल दीजिए, इसको डाल दिया समीकरण 2, डाल दिया समीकरण 2। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब यहाँ पर क्या करेंगे, रुक जाइए इसको ऊपर बढ़ा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अब त्रिभुज ले लीजिए यहाँ पर। त्रिभुज कौन सा ले लेंगे यहाँ पर, देखिए त्रिभुज यहाँ पर ले लीजिए आप क्यू ई आर। देखिए ए वाला त्रिभुज, ए क्यू ई आर बन रहा है यहाँ पर त्रिभुज क्यू ई आर। ठीक है, देखिए क्यू ए वाला त्रिभुज आपको समझा दे रहे हैं यहाँ पर क्यू ई आर। ठीक है, क्यू ई आर है यहाँ पर। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है जरा बताना, 180 होता है। तो एंगल प्लस ए वाला एंगल प्लस ए वाला एंगल प्लस इक्वल टू 180। तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ पर त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज कौन सा है, क्यू ई आर में, त्रिभुज क्यू ई आर में। ठीक है, आर में। ठीक है, त्रिभुज क्यू ई आर में जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। R1 प्लस R2 प्लस ई, R1 प्लस R2 प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। इसको क्या डाल देंगे, समीकरण 3 डाल दिया, समीकरण 3 डाल दिया, समीकरण 3। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए 180 के बराबर है, इसको 180 के RHS में, इसके समीकरण 2 में RHS के 180 यहाँ पर लिखा हुआ है और समीकरण 3 में RHS के यहाँ पर लिखा हुआ। तो इसके जब RHS बराबर है तो इसके LHS भी बराबर होंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 2 व 3 से। ठीक है, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, A प्लस ई, ठीक है ये इसको दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, A प्लस ई बराबर R1 प्लस R2 प्लस ई। ठीक है, अब देखिए ई से ई उड़ा दीजिए, यहाँ पर काट दिया, ई से काट दिया, ई से ई, तो क्या बचेगा यहाँ पर हमारे पास, देखिए A बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस R2 बचेगा यहाँ पर, बचेगा। अब देखिए यहाँ पर R1 प्लस R2 कौन जैसा आया, यहाँ पर समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर इसकी जगह पर, चाहे इसकी जगह पर पुट कर दीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे आप। देखिए लिख दीजिए A का मान, R1 R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, या समीकरण 1 से डायरेक्टली लिख दीजिए यहाँ पर। क्या लिख दीजिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, दिखाया अभी आपको, डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस का उसकी जगह पर क्या लिख देंगे, A लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, A लिख दिया। तो यहाँ पर सही है, यहाँ पर लिख दिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर बताइए, यहाँ पर इसको जहाँ डाल दिए समीकरण 4, इसको चाहे डाल दिए समीकरण 4 और इसको डाल दिया समीकरण 5। ठीक है, डाल दिया 5, डाल दिया 5, डाल दिया 5। अब देखिए अलपतम विचलन की स्थिति में आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पर अलपतम विचलन की स्थिति आपको कंडीशन मालूम होनी चाहिए। अलपतम विचलन की कंडीशन क्या होती है, देखिए अलपतम विचलन की स्थिति में अलपतम विचलन की स्थिति में, अलपतम विचलन की स्थिति में क्या होता है बताइए, यहाँ पर मालूम होगा, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर अलपतम विचलन की स्थिति में ध्यान रखना हमेशा एक बात, क्या ध्यान रखें यहाँ पर, देखिए अपवर्तन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर I1 बराबर क्या हो जाएगा, I2 के हो जाएगा। इसी के बराबर क्या ले लेंगे यहाँ पर, इन दोनों के बराबर क्या ले लेंगे, I ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी टाइप से यहाँ पर, इसी टाइप से चाहे इधर ही लिख लीजिए, यहाँ पर अपवर्तन कोण परावर्तन कोण R1 बराबर हो जाएगा, किसको दिख ही नहीं रहा होगा आपको, R1 बराबर हो जाएगा R2 के। ठीक है, बराबर क्या ले लेंगे यहाँ पर, R ले लेंगे, यहाँ पर ले लिया R, ले लिया R। अब क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर हो जाएगा यहाँ पर अल्पतम विचलन नहीं की, डेल्टा ही यानी कि सूक्ष्म मिनिमम के लिए हो जाएगा, अल्पतम मतलब सूक्ष्म के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतना समझ में गए हैं कि नहीं, यहाँ पे ये बताइए यहाँ पर। ठीक है, इतनी आपको बातें ध्यान रखनी है, कुछ है नहीं इसमें यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट, ठीक है, इतना आ गया हमारे पास, आ गया इतना नोट कीजिए आप, क्या कर दीजिए, नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए इसका मान हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसका मान पुट कर देंगे, यहाँ पर देखिए ये मान है यहाँ पर समीकरण 4 से लिखिए, यहाँ पर ये लिखिए समीकरण 4, इसीलिए हमने डाली थी समीकरण 4। देखिए समीकरण 4 से लिखिए, यहाँ पर कहाँ से लिखेंगे, समीकरण 4 से। देखिए समीकरण 4 से, समीकरण 4 से देखिए आई कहाँ, ए वाली है, R1 प्लस R2,
R1 बराबर R2 बराबर किसके है, R के है, दिख रहा होगा आपको। R1 बराबर R2 बराबर R, तो यहाँ पर R1 की जगह पर भी R लिख सकते हैं, R2 की जगह पर भी R लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। A बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर R प्लस R बराबर क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा यहाँ पर, 2R बराबर क्या हो जाएगा A हो जाएगा, ठीक है। तो R का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर A/2 हो जाएगा यहाँ पर। R का मान निकाल लिया हमने, निकाल लिया A/2, निकाल लिया A/2, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए समीकरण 5 से, समीकरण 5 कहाँ पर, ए वाली यहाँ पर है 5 है। अब देखिए I1 बराबर प्लस के I2 माइनस के I, तो यहाँ पर I1 बराबर I2 है बराबर I है, तो I1 की जगह पर I पुट कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए I1 बराबर क्या है, I2 है बराबर I, तो I1 की जगह पर I1 की जगह पर I, I2 की जगह पर I रख दीजिए। यहाँ पर क्या कर दीजिए, रख दीजिए। यहाँ पर कहाँ से लिखेंगे, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से क्या हो जाएगा, I प्लस I माइनस के A डेल्टा बराबर डेल्टा, लेकिन डेल्टा की जगह पर डेल्टा एम लिख दीजिए आप, ठीक है। डेल्टा की जगह पर डेल्टा एम, चूंकि हमने माना था यहाँ पर देखिए डेल्टा बराबर किसके लिए मान लिया, डेल्टा एम के मान लिया, डेल्टा एम मान लिया, ठीक है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, ठीक है। डेल्टा की जगह पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एम हो जाएगा, राइट। अब बराबर देखिए I1 की जगह पर I प्लस I2 की जगह पर I, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर I प्लस I, ठीक है। और माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पर हो गया A हो गया, ठीक है। बराबर देखिए, बराबर देखिए I कितना हो जाएगा यहाँ पर 2I हो जाएगा, 2I माइनस का क्या हो जाएगा A हो जाएगा, यहाँ पर हो गया A हो गया। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा एम का मान हमने कितना निकाल लिया, इतना निकाल लिया। अब क्या करेंगे यहाँ बताना जरा, देखिए इसमें एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए A को इधर ले आइए, इधर ले आइए, तो इस माइनस का इधर क्या है, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा। A बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2I हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2I हो जाएगा 2I। अब I का मान निकाल लीजिए, I बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, A नीचे आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा एम प्लस का A बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर, बटे क्या हो जाएगा इसके नीचे 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 2 यहाँ पर। अब स्नेल के नियम से लिखिए, यहाँ पर स्नेल के नियम से आपतन कोण की जगह परावर्तन कोण की जगह क्या होता है, नेतन के बराबर होता है। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है, आपतन कोण की जगह एन बराबर क्या होता है हमारे पास साइन I, यानी कि आपतन कोण की जगह बटे क्या होता है, अपवर्तन कोण की जगह साइन R, ठीक है। एक नेतांक के बराबर, नेतांक क्या है हमारे पास, अपवर्तन है। अब देखिए यहाँ अपवर्तनांक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाइए, I का मान, लेकिन ठीक है पुट कर दीजिए आप, ठीक है, रहने दीजिए इसको, साइन को हटाने को। देखिए I के यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, डेल्टा एम A प्लस, यानी कि डेल्टा एम प्लस का A बटे 2, ठीक है, बटे, ठीक है। और देखिए R की जगह पर क्या पुट कर देंगे, A/2, A/2, ठीक है, साइन A/2, कोई दिक्कत। तो एन बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन डेल्टा एम प्लस A बटे 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन A/2, ठीक है। यही क्या होगा आपका व्यंजक होगा यहाँ पर, ठीक है, यही क्या है व्यंजक यहाँ पर। कितना सिंपल है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, कोई कठिन है ये बताइए, यहाँ पर कुछ है नहीं इसमें, बहुत सिंपल है। यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर नोट कर लीजिए, इस सबको क्या कर लेंगे आप, इसको नोट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फंसेगा जरूर, 100% बता रहे हैं यहाँ पर, गारंटी है इस बात की, ठीक है। इसको छोड़ना मत, तैयार जरूर कर लेना। यहाँ पर कुछ है नहीं इसमें, बस जो किया है उसको मेन चीज़ याद रखना है। यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोण है, समांतर चतुर्भुज के सामने सामने कोण को 180 होता है, ठीक है। न्यूनतम विचलन की स्थिति ध्यान रखना, बस हो जाएगा काम, आपको कुछ करना ही नहीं इसमें। यहाँ पर नोट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, कर लीजिए नोट। होता क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 1.5 अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर, ठीक है, डुबोने पर रखने पर, ठीक है, बात एक ही होती है, रखे जाने पर लेंस की फोकस दूरी में प्रकृति, क्या लेंस की फोकस दूरी में प्रकृति ज्ञात कीजिए यहाँ पर, ठीक है, क्या कीजिए फोकस दूरी में प्रकृति ज्ञात कीजिए यहाँ पर। देखिए कुछ है नहीं इस सवाल में, यहाँ पर क्या है, कुछ है नहीं। देखिए हमें क्या दिया है, 1.5 अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस वायु में फोकस दूरी यहाँ पर दिया है, ठीक है, क्या दिया है, उत्तल लेंस वायु में फोकस दूरी हमारे पास कितनी है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है। देखिए हमें दिया है यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है 1.5 अपवर्तनांक, आपको मालूम होना चाहिए 1.5 अपवर्तनांक किसका होता है, किसका होता है, कांच का होता है। ऐसे मालूम, इसमें कहा नहीं गया लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। तो ANG बराबर कितना दिया है 1.5 अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता नहीं है, ठीक है। अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी, उत्तल लेंस की किसमें है, वायु में फोकस दूरी, यानी चाहे इसको F बन दे दीजिए यहाँ पर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी चाहे ईयर लिख दीजिए, A से रिप्रेजेंट कर दीजिए, कहीं कहीं A से रिप्रेजेंट कोई कर देते हैं, चाहे F बन से कर दीजिए। यहाँ पर कितनी दी गई 20 सेंटीमीटर दी गई यहाँ पर, ठीक है, क्या दी गई यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उत्तल लेंस है यहाँ पर, ठीक है। और क्या दिया है
इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर, 1.6 अपवर्तनांक वाले किसे रखने जाने पर, द्रव में रखे जाने पर, ठीक है। यानी कि अपवर्तनांक द्रव का दिया ANL, यानी कि वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.6 दे दिया यहाँ पर, ठीक है। द्रव में रखे जाने पर लेंस की फोक दूरी में प्रकृति ज्ञात कीजिए। फोक दूरी मान लीजिए F2 का मान यहाँ पर ज्ञात करना है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक मेन बात यहाँ पर है, किसमें फोक दूरी किसमें निकालनी, उसी के सापेक्ष हम अपवर्तनांक ले लेते हैं। देखिए इसे 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर इसकी लेंस में, यानी द्रव में आपको फोक दूरी ज्ञात करनी, जब रखा जाता है तब उसकी फोक दूरी ज्ञात करनी, तो उसी के सापेक्ष आपको अपवर्तनांक भी लेना होता है, ध्यान रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। यानी कि द्रव के सापेक्ष, यानी कि किसका हो जाएगा अपवर्तनांक बताइए यहाँ पर, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कि LNG बराबर हो जाएगा, क्या होगा, ANG बटे क्या हो जाएगा, ANL हो जाएगा यहाँ पर, ये जरूर ध्यान रखना। तो ANG का मान कितना दिया है, 1.5 दिया, ANL का मान कितना दिया है, 1.6 दे दिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 15/16 हो जाएगा यहाँ पर, 15/16 हो गया यहाँ पर, हो गया 15/16, ठीक है। अब देखिए लेंस में का सूत्र आपको मालूम होगा, पहले लिखेंगे वायु में, ठीक है। वायु में क्या होता है, 1/F1 बराबर होता है, क्या होता है, EN - K1, लेकिन यहाँ पर वायु में लिखे तो ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा, -1 1/R1 -1/R2, ठीक है। इसको डाल दिए आप समीकरण 1, क्या डाल देंगे, समीकरण 1 डाल देंगे। अब किसमें लिख लेंगे, द्रव में, ठीक है। द्रव में क्या हो जाएगा, 1/F2 बराबर क्या हो, द्रव में लिख रहे हैं तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, LNG -1 1/R1 -1/R2 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया R2, ठीक है। LNG का मान कितना दिया है यहाँ पर, बाद में पुट कर देंगे, इसको डाल दीजिए समीकरण 2, क्या डाल देंगे, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को भाग कर दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को भाग कर दीजिए, तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, तो यहाँ पर 1/F1 बटे 1/F2, ठीक है। 1/F1, समीकरण 1 क्या है, ANG -1 1/R1 -1/R2, ठीक है, 1/R2, ठीक है, 1/R2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई समीकरण 2 क्या है, LNG -1 1/R1 -1/R2, ठीक है। अब देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कट गया, यहाँ पर कट गया। अब देखिए यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, F2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, F2 ऊपर पहुँच जाएगा, F2 अपन क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, हो गया बराबर, F2 अपन F1 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ANG बचा है, यहाँ पर ANG -1 बचा है बटे LNG -1 बच्चा है, यहाँ पर बच्चा है। अब देखिए ANG का मान देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पर ANG का मान कितना हमारे पास 1.5 है, ANG का मान कितना है 1.5 है, 1.5 माइनस का क्या लिखा 1 लिखा, डिवाइडेड बाई LNG का मान कितना है 15/16 है, माइनस का 1 लिखा यहाँ पर, लिख लिया 1, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, नहीं होगी, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। यहाँ पर 15/16 लिख लिया यहाँ पर हमने, देखिए। अब देखिए F2 का मान हमें निकालना ही है यहाँ, और F1 का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर नीचे देखना, F1 का मान ये दिया 20 लिख लिया हमने, लिख लिया बराबर 1.5 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 0.5 बचेगा, डिवाइडेड बाई। अब देखिए इसका एलसीएम लिए 15 माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा, बटे क्या आ जाएगा यहाँ पर 16 आ जाएगा यहाँ पर, इसका एलसीएम ले लिया हमने, ले लिया तो क्या आ जाएगा 0.5 बचेगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 16 में से 15 का कितना बचेगा माइनस का 1 बटे क्या बचेगा यहाँ पर 16 बचेगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा F2/20 बराबर यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 0.5 हमने एज इट इज लिखा है, यहाँ पर 16 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा, माइनस का 1 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए 20 की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, चाहे इसकी पहले रुक जाइए, 16 पंचे कितना होता है 180, 16 पंचे 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, 16 पंचे 80, 16 पंचे कितना होता है 80 होता है, क्या होता है 80, 180 नहीं 80, 16 पंचे क्या हो जाएगा 80, पॉइंट कितने के बाद है एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दिया, बट यहाँ पर माइनस है, माइनस भी लिख दीजिए यहाँ पर। अब 20 की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, F2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 8 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। F2 बराबर क्या हो जाएगा 20 अट्ठे कितना होता है 160 हो जाएगा यहाँ पर, बट यहाँ पर माइनस आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए आप कमेंट करना इसकी प्रकृति क्या होगी, इतना तो आपको मालूम होगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी प्रकृति आप बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। आप दिख रहा माइनस भी है आप,
ठीक, कमेंट बॉक्स में लिखना प्रकृति क्या होगी आपको। ठीक है, 160 क्या आ जाएगी आपकी फोक दूरी सेंटीमीटर है, इसकी सेंटीमीटर में मात्रा क्या है सेंटीमीटर। इतना सिंपल सवाल 3 नंबर का आया था 2020 में। कुछ है यहाँ पर, कुछ है नहीं यहाँ पर। स्टेप बाय स्टेप क्या है यहाँ पर, एक बात ध्यान रखना, इसमें सिर्फ एक बात समझने वाली है। ठीक है, इसमें क्या समझने वाली है, इसमें पूछा गया फोक दूरी ज्ञात किया, आपको किसमें ज्ञात करनी है। देखिए इसमें 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखा जाने पर, तो उसी के सापेक्ष एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इसी टाइप से आ जाए तो जिसमें पूछे जाते हैं उसी के सापेक्ष हम अपवर्तनांक ध्यान रख लेते हैं। कोई क्वेश्चन आ जाए तुरंत हो जाएगा आपका, ये मेन चीज़ होता है इसमें, और कुछ होता नहीं, बस फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो उनका चौथा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए हम देखेंगे क्या पांचवा क्वेश्चन। देखिए पांचवा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से आप क्या तात्पर्य क्या समझते हैं। सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू तथा चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध सत्यापित कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। देखिए चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, इसको परिभाषा याद करने की इसमें जरूरत ही नहीं होती, सिर्फ फार्मूला आपको लर्न होने चाहिए इसके। चुंबकीय प्रवृत्ति किसे लेते हैं, काई एम से लिखते हैं। आई अपन एच होता है, आई क्या होती है हमारे पास चुंबकन की तीव्रता, और एच क्या होता है, एच क्या होता है, आई क्या होती है यहाँ पर, यानी कि चुंबकन क्षेत्र में रखे गए पदार्थ की चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता होती है यहाँ पर। ठीक है, और आर का एच क्या होता है यहाँ पर, यानी कि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता होती है चुंबकन क्षेत्र में रखे गए, लिखा हो देखिए चुंबकन क्षेत्र में रखे गए पदार्थ की चुंबकन की तीव्रता। ठीक है, चुंबकन की तीव्रता तथा उससे उत्पन्न करने वाले, उत्पन्न हो रहा उससे उत्पन्न करने वाले चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न होने वाले चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसे काई एम से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, आई अपन एच। फिर देखिए इसी टाइप से यहाँ पर लिख लीजिए चुंबकशीलता। चुंबकशीलता क्या होती है, किसी चुंबकन क्षेत्र में रखे गए पदार्थ की उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण भी तथा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एच, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है एच के अनुपात को उस माध्यम का क्या कहते हैं, उस माध्यम की चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, इसे म्यू बराबर क्या होता है बी अपन एच। ठीक है, इसमें क्या होता है फार्मूला ये लर्न करने होते हैं। अब देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, कौन सा फार्मूला पढ़ा होगा हमारे पास आपने, देखिए ठीक है आपने पढ़ा होगा फार्मूला चुंबकीय तीव्रता का। चुंबकीय तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, एच बराबर होता है क्या होता है, बी अपान म्यू नोट माइनस का क्या होता है, आई होता है। ठीक है, आई क्या होता है पदार्थ की चुंबकन तीव्रता, आई क्या होता है पदार्थ की चुंबकन तीव्रता, बी क्या होता है पदार्थ के भीतर चुंबकीय प्रेरण, म्यू नोट क्या होता है निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, सब समझ लीजिए यहाँ पर, ये फार्मूला होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं होता है। अब देखिए क्या करेंगे बताइए, हम आई को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, एच प्लस का आई हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी अपान क्या हो जाएगा म्यू नोट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब म्यू नोट की इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो बी बराबर क्या बचेगा यहाँ पर, एच प्लस आई इंटू क्या हो जाएगा म्यू नोट हो जाएगा यहाँ पर। हो गया म्यू नोट। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, बताइए यहाँ पर कोई फार्मूला यहाँ पर, अगर इसको हम देखिए इसको क्या करें यहाँ पर हम देखिए इसमें हम क्या ले लेंगे यहाँ पर कामा, यहाँ पर एच कामा ले लीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पर एच कामा ले लेंगे, बताइए यहाँ पर वन बचेगा प्लस का, इसके यहाँ जहाँ पर एच नहीं हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है भाग हो जाता है, आई अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर एच हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा म्यू नोट एच, जब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो इससे कट जाएगा, यहाँ पर एच आ जाएगा तो एच प्लस आई सेम टू सेम हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर म्यू नोट लिख लीजिए, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है। ठीक है, म्यू नोट एच किसके इक्वल होता है बताना, यहाँ पर म्यू नोट एच यहाँ पर लिखा हुआ, म्यू नोट एच यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन इसमें एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, देखिए यहाँ पर क्या होता है म्यू बराबर क्या होता है बी अपान एच होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम इसको इधर ले आए नीचे तो बी अपान एच इसकी जगह पर क्या लिख देंगे म्यू लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या लिख देंगे म्यू लिख देंगे यहाँ पर, क्या होती है चुंबकशीलता में पूछा गया रिलेशन, चुंबकशीलता में रिलेशन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक काम कर लीजिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको एच इधर ले आए, बी अपान एच इधर ले आए, यहाँ पर ले आए इधर। अब क्या बचेगा यहाँ पर आई अपान एच क्या होता है यहाँ पर बताइए, आई अपान एच अभी आपने पढ़ाया फार्मूला क्या होती है चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम, तो यहाँ पर काई एम लिख लेंगे आई अपान एच की जगह पर, तो क्या हो जाएगा वन प्लस इसकी जगह पर क्या ले देंगे काई एम हो जाएगा यहाँ पर, काई एम लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया काई एम, वन प्लस का क्या होगा काई एम, म्यू नोट क्या है हमारे पास, म्यू नोट क्या है एच लिखा हुआ है यहाँ पर, ज्यों का त्यों लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया म्यू नोट ज्यों का त्यों लिख लिया। अब देखिए म्यू एक किसके बराबर होता है, इधर लिख देते हैं, इधर लिख लीजिए जगह इधर, देखिए बी अपन एच क्या होता है अभी दिखाया आपको, बी अपन एच देखिए ये लिखा हुआ है म्यू चुंबकशीलता, तो म्यू लिख लेंगे यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा वन प्लस का क्या हो जाएगा काई एम हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर म्यू नोट हो जाएगा यहाँ पर, हो गया म्यू नोट हो गया। अब देखिए म्यू नोट को नीचे ले आइए तो क्या हो जाएगा म्यू अपान म्यू नोट हो जाएगा यहाँ पर, हो गया बराबर क्या हो जाएगा वन प्लस का काई एम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वन प्लस का काई एम हो जाएगा, ये क्या होता है म्यू आर के बराबर होता है, यानी कि चुंबकीय प्रवृत्ति के इक्वल होता है। ठीक है, चुंबकीय
आपेक्षिक चुंबकशीलता बोल सकते हैं या सापेक्ष चुंबकशीलता। ठीक है, आपेक्षिक चुंबकशीलता, सापेक्ष चुंबकशीलता का परिभाषा क्या होती है? चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता, ये क्या होती है? चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता तथा वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता, ये क्या होती है? वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात उस पदार्थ की हम आपेक्षिक चुंबकशीलता या सापेक्ष चुंबकशीलता बोलते हैं। क्या हो जाएगा? म्यू आर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस का काई यम, ये क्या हो जाएगा? आपका रिलेशन हो जाएगा, यही आपका डेरिवेशन हो जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं? रुक जाइए, इसको ऊपर बढ़ा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, बस इतना कर देना है। यहाँ पर कठिन है, कुछ नहीं है यहाँ पर। सिर्फ इसमें क्या पूछा गया? इसमें सिर्फ आपको फार्मूला, उसने पूछा कि आपको फार्मूला मालूम है कि नहीं, इसी में डेरिवेशन इसीलिए पूछा जाता है यहाँ पर। ठीक है, फार्मूला आपको सभी लर्न होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये भी हमारे पास पाँचवा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। अब देखिए छठा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन है, 2020 में भी आया था, 23 में भी आया था, 22 में भी आया था। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या है, एक ऐसे उत्पन्न होती हैं, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। देखिए क्या होता है, जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक आवृत्ति से क्या होती है? बदलती है, तो परिपथ में ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। क्या होने लगती है? प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। इन तरंगों को क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। या त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न है। कैसे उत्पन्न होती है? त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक, कुछ नहीं है यहाँ पर। क्या होता है? जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक आवृत्ति से बदलती है, तो परिपथ में ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर विसरित होने लगती है। इन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं या त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न होती हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर गुण लिख लीजिए। यहाँ पर क्या लिख लेंगे? यहाँ पर गुण क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये तरंगे प्रकाश के भांति परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं। ठीक है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न होती हैं। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और लिखना चाहते हैं तो और लिख लेना, एक दो यहाँ पर बोल दें तो लिख लेना आप चाहें। ठीक है, या 2 ही लिख लीजिए, चाहे और लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, बताइए, और बोलते हैं यहाँ पर लिख लेना चाहें। देखिए और क्या लिख लेंगे? इनकी ऊर्जा लिख लेना, इनकी ऊर्जा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विभाजित होती है। तीसरा लिख लेना, यहाँ पर थोड़ी सी जगह नहीं थी। इनकी ऊर्जा किसमें होती है? इनकी ऊर्जा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में क्या होती है? विभाजित होती है। चौथा लिखना चाहते हैं, चौथा लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, चौथा क्या लिख देंगे आप? देखिए इन तरंगों के संचरण के लिए किसी पदार्थी बोल सकते हैं, पदार्थी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्या? इन तरंगों के संचरण के लिए किसी पदार्थी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। चौथा लिख लेना यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं तो। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छठा क्वेश्चन हमारे पास हो गया। अब देखिए सातवां क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे जितने हम करा रहे हैं। देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्या होता है यहाँ पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखिए अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर पूछा जाता है। अल्फा कण प्रकीर्णन के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए, तो यही आपको लिखना है। ठीक है, प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड का क्या कहते हैं? परमाणु मॉडल कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अनुसार क्या लिखेंगे? प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, ठीक है, समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में क्या रहता है, जिसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है? प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर तो समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है, जिसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए नाभिक के चारों 10⁻⁻10 मीटर कोट की त्रिज्या वाले खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन को वितरित रहते हैं। क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश नाभिक में धनावेश के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है? नाभिक के चारों ओर 10⁻10 मीटर कोट की त्रिज्या वाले खोखले गोले में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है, इक्वल होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख लीजिए। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, जिसके लिए आवश्यक अपकेंद्री बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल के क्या आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके लिए आवश्यक अपकेंद्री बल इलेक्ट्रॉन से नाभिक के बीच स्थित विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है यहाँ पर। ठीक है, कोई कठिन है यहाँ पर, कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, फिर अब देखिए कमियां देखें, इसको पढ़ लेना, वो सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए कमियां, रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां यहाँ पर। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां या परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। देखिए इस मॉडल के आधार पर रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी। ठीक है, इस मॉडल के आधार पर क्या किया जा सकी? रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी यहाँ पर। ठीक है, नंबर 2 लिख लीजिए। नाभिक के चारों ओर असीमित वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। नाभिक के चारों ओर जानते हैं क्या होती है? असीमित वृत्तीय कक्षाएं होती हैं होती। इनमें इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमता है? ठीक है, किस कक्षा में घूमता है, उसका वेग क्या है, उसकी स्थिति क्या है आदि की जानकारी इस मॉडल से प्राप्त नहीं हो सकी यहाँ पर। ठीक है, 2 ही कमी इस मॉडल के आधार पर रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती। और क्या बताया था इस मॉडल में? और क्या देखिए, नाभिक के चारों असीमित वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। इसमें इनमें इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमता है, उसका वेग क्या है, उसकी स्थिति क्या है आदि की जानकारी इस मॉडल से क्या होती है? हमें प्राप्त नहीं हो सकी यहाँ पर। ठीक है, ये 7वें क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लेना। 7 अगर फंस गए आपके, ठीक है, फंसने वाले हैं, ये फंस गए 21 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, 7 अंक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसी में से कोई 2 नंबर का आ सकता है क्वेश्चन टूट कर यहाँ पर। ठीक है,
देखिए कमियाँ लिखे, कभी ये पूछा जाता है, 2 नंबर का पूछा गया था 2022 में ही पूछा गया था कमियाँ। ठीक है, हर साल क्वेश्चन ये आते हैं, ध्यान रखना, इनको तैयार कर लेना। आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।